हेलो जी। तो हमारे पिछली वीडियो में हमने लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा लिखी पोयम ग्राम श्री के पहले 3 स्टैंजास किए और इस वीडियो में हम एकदम डिटेल्ड में कंप्लीट करने वाले हैं हमारे बचे हुए 4 स्टैंजास। इन चारों स्टैंजास को पहले तो हम एनिमेशंस की मदद से एकदम अच्छे से मक्खन लगा के समझेंगे एंड देन पूरे के पूरे पैराग्राफ को वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे। तो यात्रीगण अपनी सीट की पट्टी बांध लो और फिर चलो पोयम शुरू करते हैं। कहा था ना सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो हमारे चौथे स्टैंजा में कवि कहते हैं, वसंत आते ही आम के पेड़ सोने चांदी जैसे आम के फूलों से लद चुके हैं। पीपल और पलाश पेड़ के पत्ते भी अब झरने लगे हैं और उन पेड़ों में बैठी कोयल खुशी से गाना गा रही है। और अब तो पके हुए कटहल और हल्के हल्के पके जामुन की महक वातावरण में फैलती जा रही है। जंगल में झरबेरी के पेड़ झरबेरी से लदे हुए हैं और लोगों के बगीचे वो तो ठंड में उगने वाली सब्जियां जैसे आलू, गोभी, बैगन और मूली से बड़े ही खूबसूरत लग रहे हैं। इन्हीं बातों को कवि हमारे चौथे काव्यांश में लिखते हैं एंड हमारे चौथे काव्यांश की पहली पंक्ति में कवि वसंत ऋतु में आम के पेड़ के बारे में बताते हुए कहते हैं, अब रजत स्वर्ण मंजरियों से, रजत मतलब होता है चांदी एंड डेफिनेटली स्वर्ण मतलब होता है सोना और मंजरियां मतलब कलियां। मतलब अब तो चांदी और सोने जैसी छोटी छोटी कलियों से लद गई आम्र तरु की डाली, आम पेड़ की डाल लद चुकी है। और हमारी अगली पंक्ति में कवि पलाश, पीपल और उन पेड़ों में बैठी कोयल के बारे में बताते हुए कहते हैं, झर रहे ढाक पीपल के दल। ढाक मतलब होता है पलाश के पेड़ और दल मतलब समूह। मतलब अब पलाश और पीपल के पत्ते एक साथ समूह में झरने लगे हैं। हो उठी कोकिल मतवाली। मतवाली मतलब होता है खुशी से नाच उठना। मतलब कोयल भी वसंत ऋतु के आते ही खुशी से नाच उठती है। और आगे की हमारी चारों पंक्तियों में कवि ठंड और गर्मी के बीच वसंत ऋतु में होने वाले फल और सब्जियों के बारे में बताते हुए कहते हैं, महके कटहल मुल्कित जामुन। मुल्कित मतलब होता है हल्का हल्का पकना। मतलब वातावरण में कटहल की महक फैलने लगी है और जामुन हल्के हल्के पक चुके हैं। जंगल में झरबेरी झूली और जंगल में झरबेरी के पेड़ झरबेरी से लद चुके हैं। फले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैगन मूली। आड़ू ऑरेंज की तरह ही एक मीठा फ्रूट होता है और दाड़िम मतलब होता है अनार। मतलब कि खेत खलिहानों में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, बैगन और मूली जैसे फल सब्जियां उग गए हैं। ओके जी। तो हमारे इस स्टैंजा की पहली 2 पंक्तियों में कवि ने हमें बताया कि आम की डालियां सोने और चांदी जैसे आम के फलों से लद चुकी हैं। आगे की 2 लाइनों में कवि हमें बताते हैं कि पलाश और पीपल के पत्ते झर रहे हैं और पेड़ में बैठी कोयल खुशी से गा रही है। और आखिरी की 4 लाइनों में कवि वसंत ऋतु में उगे फल और सब्जियों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि कटहल की महक वातावरण में फैल चुकी है, जामुन हल्के हल्के पक चुके हैं, जंगल के पेड़ों पर झरबेरी लदी हुई है और लोगों के बाग बगीचे में आड़ू, नींबू, अनार, आलू, गोभी, मूली और बैगन उगाए हैं। अच्छा जी। तो आगे बढ़ने से पहले ये रहा इस स्टैंजा से आपके लिए एक छोटा और नन्हा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर। और आपका सवाल है, इनमें से कौन सा फल या सब्जी वसंत ऋतु में नहीं होते हैं? एंड आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नींबू, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी मूली या ऑप्शन डी भिंडी। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन डी भिंडी। तो हमारे अगले काव्यांश में कवि बताते हैं कि पके हुए पीले पीले अमरूदों में
अब लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं और बेर भी पककर मीठे हो चुके हैं। और आंवले के पेड़ में लगे छोटे छोटे आंवले को देखकर तो ऐसा लगता है मानो आंवले का पेड़ आभूषण पहन लिया हो। और अब तो पालक और धनिया भी वातावरण में खुशबू बिखेर रही है। साथ ही साथ लौकी और सेमी की बेल फैलती ही चली जा रही है। और खेतों में टमाटर पक के एकदम लाल लाल हो चुके हैं। और मिर्चों के पेड़ में तो मिर्च ऐसे गुच्छे में लटक रही है मानो किसी ने मिर्च के पौधे में एक बड़ा सा हरा रंग का थैला बांध दिया हो। इन्हीं बातों को कवि हमारे अगले काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, पीले मीठे अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ी। चित्तियां मतलब होता है दाग। मतलब कि पीले और मीठे मीठे अमरूदों में अब लाल लाल रंग का दाग आ चुका है। पक गए सुनहले मधुर बेर। सुनहले मतलब होता है सोने के रंग के, और मधुर मतलब मीठे। मतलब सुनहरे रंग के मीठे मीठे बेर अब पक चुके हैं। आंवली से तरु की डाल जड़ी। आंवली मतलब होता है आंवला, और जड़ी मतलब सजा हुआ। मतलब कि आंवले के छोटे छोटे फल से पेड़ों की डाल सजी हुई है। लह लह पालक मह मह धनिया। लह लह मतलब होता है हरी भरी, और मह मह मतलब खुशबूदार। मतलब खेत खलियान अब हरी भरी पालक और खुशबूदार धनिया से भर चुके हैं। लौकी और सेमी फली फैली, और लौकी और सेमी तो खूब फल फूल रहे हैं। मखमली टमाटर हुए लाल, और मखमल की तरह एकदम लाल लाल टमाटर पक के लाल हो गए हैं। मिर्चों की बड़ी हरी थैली, और मिर्चों के पेड़ में गुच्छे में लटकती हरी हरी मिर्च को देखकर तो ऐसा लगता है मानो पेड़ में मिर्च नहीं बल्कि कोई हरा थैला टंगा हो। अच्छा जी, तो हमारे इस स्टैंजा की पहली दो पंक्तियों में कवि ने हमें बताया कि पीले पीले अमरूदों में अब लाल लाल चित्तियां पड़ गई हैं। आगे की दो लाइनों में कवि हमें बताते हैं कि सुनहरे रंग के मीठे मीठे बेर अब पक चुके हैं। और आगे कवि कहते हैं कि खेतों में हरी भरी पालक और खुशबूदार धनिया तैयार हो चुकी है। साथ ही साथ लौकी और सेमी खूब फल फूल रही है। और आखिरी की दो लाइन में कवि कहते हैं कि टमाटर पक के लाल हो चुके हैं, और गुच्छे में लगी मिर्च को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे पेड़ में कोई हरा थैला टंगा हो। और ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पर। एंड आपका सवाल है, लह लह पालक मह मह धनिया। इस पंक्ति में मह मह शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हरी हरी, ऑप्शन बी महकती हुई, ऑप्शन सी छोटी छोटी, या ऑप्शन डी सुंदर। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी महकती हुई। तो हमारे अगले काव्यांश में कवि कहते हैं कि गंगा नदी के किनारे पड़ी उस रेत पर बनी टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं देखकर ऐसा लगता है मानो बालू में बहुत सारे सांप हो। और नदी के किनारे बसे घरों के ऊपर घास की छत और घर के बगीचे में तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर लग रही है। और जब हम नदी में तैरते बगुलों को देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वो अपने हाथों में कंघी लिए अपने बाल बना रहे हों। और उसी गंगा नदी में सारस पक्षी तैरते हुए और मंगरैठी पक्षी सोते हुए दिख रहा है। इन्हीं बातों को कवि हमारे 6वें स्टैंजा में लिखते हुए कहते हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती। अंकित मतलब होता है चिन्ह या निशान, और सतरंगी मतलब होता है 7 रंगों वाली या बहुत सारे रंगों वाली। मतलब कि गंगा नदी के किनारे रंग बिरंगी रेत में बने उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो रेत के ऊपर सांप चल रहे हों। सुंदर लगती सरपत छाई। सरपत एक प्रकार की घास होती है जिससे कच्चे घर के ऊपर छत बनाई जाती है। मतलब गंगा नदी के किनारे बसे घरों के ऊपर सरपत की छत बहुत ही सुंदर लग रही है। तट पर तरबूजों की खेती,
और गंगा नदी के तट पर तरबूजों की खेती बड़ी ही खूबसूरत लग रही है। आगे की पंक्तियों में कवि गंगा नदी में तैरते पक्षियों के बारे में बताते हुए कहते हैं, अंगुली की कंघी से बगुले कलगी सवारते हैं कोई। कलगी मतलब होता है सिर के ऊपर की स्पाइक। मतलब गंगा नदी में तैरते बगुले अपने पैरों से कंघी की तरह अपने बाल संवार रहे हैं। तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर। तिरते मतलब होता है तैरना। सुरखाब सारस पक्षी को कहते हैं और पुलिन मतलब होता है नदी का किनारा। मतलब कि नदी के किनारे में सारस पक्षी तैर रहा है। मंगरैठी रहती सोई और मंगरैठी पक्षी सो रहा है। अच्छा जी, तो हमारे इस स्टैंजा की पहली 2 पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे पड़ी रंग बिरंगी रेत में उन निशानों को देखकर ऐसा लगता है मानो सांप चल रहे हों। आगे की 2 लाइनों में कवि बताते हैं कि गंगा नदी के किनारे बसे उन झोपड़ी के ऊपर छाई गई सरपत की फसल बड़ी ही सुंदर लग रही है और नदी के किनारे तरबूजों की खेती भी बड़ी खूबसूरत लग रही है। आगे की लाइनों में कवि गंगा नदी में तैरते पक्षियों के बारे में कहते हैं कि नदी में अपने पैर से सिर को छूते बगुले ऐसे लग रहे हैं मानो वो अपने पैरों को कंघी की तरह इस्तेमाल कर रहे हों और उससे अपनी कलगी बना रहे हों। इसके अलावा गंगा नदी के तट पर एक तरफ तो सारस पक्षी तैर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मंगरैठी पक्षी सो रहा है। और अगले स्टैंजा में बढ़ने से पहले ये रहा हमारे इस स्टैंजा से आपका छोटा सा और नन्हा सा सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, तिरते जल में सुरखाब पुलिन पर, इस पंक्ति में सुरखाब पक्षी का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए बाज, ऑप्शन बी सारस, ऑप्शन सी तीतर या ऑप्शन डी मैना। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन बी सारस। तो हमारे अगले और आखिरी काव्यांश में कवि कहते हैं कि इस वसंत ऋतु में ठंडी ठंडी सुबह में गांव की हरियाली देर तक सोने का आनंद ले रही है और उस सुबह सुबह की ठंड और ओस के बीच जब हमारी नज़र आसमान की ओर पड़ती है तो उसे देखकर ऐसा लगता है मानो ये तारे अलसाए हुए कहीं सपनों में खोए हुए हैं। और दूर से जब हम उस ठंड भरी सुबह में गांव को देखते हैं तो घरों से निकलती हल्की हल्की रोशनी को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी बड़े से डिब्बे से हीरे जवाहरात चमक रहे हों और उस बड़े से डिब्बे के ऊपर आसमान एक नीले कपड़े से प्रतीत होता है, जैसे किसी ने उस हीरे जवाहरात से भरे डिब्बे के ऊपर अपना आंचल डाल दिया हो। इन्हीं बातों को कवि हमारे इस आखिरी काव्यांश में लिखते हुए कहते हैं, हंसमुख हरियाली हीम आतप। देखो जी, हीम मतलब होता है बर्फ और तप मतलब होता है गर्मी या धूप। मतलब कि ठंड से भरी धूप में मुस्कुराती हुई हरियाली सुख से अलसाए से सोए, खुशी से सोती हुई लग रही है। अर्थात ठंड से भरी सुबह की हल्की हल्की धूप में हरियाली खुशी से सोती हुई प्रतीत हो रही है। भींगी अंधियाली में निसी की, अंधियाली मतलब होता है अंधेरा और निसी मतलब रात। मतलब रात के भींगे हुए अंधेरे में तारक स्वप्नों में से खोए। ऐसा लगता है जैसे तारे कहीं सपनों में खोए हुए हों। अर्थात रात के भींगे हुए अंधेरों में ऐसा लगता है जैसे तारे कहीं सपनों में खोए हुए हों। मरकट डिब्बे सा खुला ग्राम। मरकत मतलब होता है चमकता हुआ या नक्काशीदार। मतलब कि सुबह सुबह गांव को देखकर ऐसा लगता है जैसे एक नक्काशीदार चमकता हुआ डिब्बा खुला पड़ा हो जिस पर नीलम नभ आच्छादन। देखो जी, नीलम मतलब होता है नीला और नभ मतलब होता है आकाश। मतलब कि ऐसा लगता है जैसे उस चमकते हुए डिब्बे के ऊपर वो नीला सा आसमान ऊपर से किसी कपड़े की तरह ढका हुआ हो। निरुपम हिमांत में स्निग्ध शांत,
निरुपम मतलब होता है अनकम्पेरेबल, जिसे किसी से कंपेयर न किया जा सके। हिमांत मतलब होता है ठंड का मौसम, और स्निग्ध मतलब होता है नमी या गीला। मतलब ठंड का, नमी और शांति से भरा मौसम सबसे अलग है। निज शोभा से हरता जनमन। निज मतलब होता है पर्सनल, और हरना मतलब जीत लेना। मतलब कि जो अपनी शोभा से सबका मन जीत लेता है। अर्थात ठंड का, नमी और शांति से भरा ये मौसम सबसे अलग है, जो अपनी सुंदरता से सबका दिल जीत लेता है। अच्छा जी, तो हमारे इस स्टैंजा की पहली 2 पंक्तियों में कवि ने हमें बताया कि वसंत ऋतु की ठंडी ठंडी सुबह में गांव की हरियाली देर तक सोने का आनंद ले रही है। आगे की 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं, और जब सुबह सुबह की ठंड और ओस के बीच हमारी नज़र आसमान की ओर पड़ती है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ये तारे अलसाए हुए कहीं सपनों में खोए हुए हों। और आगे की 2 पंक्तियों में कवि हमें बताते हैं, और जब हम दूर से उस ठंड भरी सुबह में गांव को देखते हैं तो घरों से निकलती हल्की हल्की रोशनी को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो किसी बड़े से डिब्बे से हीरे जवाहरात चमक रहे हों। और आखिरी की 2 लाइनों में कवि कहते हैं, और उस बड़े से डिब्बे के ऊपर आसमान एक नीले कपड़े सा प्रतीत होता है, जैसे किसी ने उस हीरे जवाहरात से भरे डिब्बे के ऊपर अपना नीला आंचल डाल दिया हो। एंड ये रहा इस स्टैंजा से आपका सवाल आपकी स्क्रीन पे। और आपका सवाल है, हंसमुख हरियाली हीम आतप, इस पंक्ति में हीम शब्द का क्या अर्थ है? एंड आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पहाड़, ऑप्शन बी पत्थर, ऑप्शन सी बर्फ, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आंसर आपको नीचे कमेंट्स में बताना है। एंड आंसर लॉक करने के लिए आपका 5 सेकंड का समय शुरू होता है अब। और सही जवाब है ऑप्शन सी बर्फ। तो बस यार, यहीं पे खत्म होती है हमारी ये प्यारी सी पोयम। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली पोयम के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।